अब ये टॉपिक है हमारा 4.3 डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का बेसिस हम तैयार कर चुके हैं, बेसिस के बारे में बात हो चुकी है। तो बेसिस में जितने एलिमेंट यानी कि बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे, उनके जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो संख्या हमारी डायमेंशन कहलाती है। अब ये है if Bf is a finite dimensional vector space, Bf जो है finite dimensional vector space है, then the number of elements, then the number of elements in basis is called dimension of Bf and denoted by dimension B। यानी कि किसी भी बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लेकर के चल रहे होंगे वो आपके बेसिस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बन जाएगी। एग्जाम्पल जैसे ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is basis of r cube r, then dimension of r cube is equal to 3। ये हमारा 3 डायमेंशन का जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस है। अब इसमें 3 वेक्टर्स पड़े हुए हैं यानी कि 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। नोट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, नल स्पेस में सिर्फ ओरिजिन रहता है, तो नल स्पेस की जो डायमेंशन आपको कहनी है वो 0 कहनी है। और दूसरे ये बना देता हूँ, if Bf is not finite dimensional, if Bf is not finite dimensional, then it is called infinite dimensional vector space। अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो वो कहलाएगा आपका इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब बेसिस के ऊपर ये थ्योरम है, थ्योरम सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। V1 और V2 आर 2 सब स्पेस, ये दे रखे हैं V1, V2 आर 2 सब स्पेस of finite dimensional vector space, Bf, then dimension of V1 plus dimension of V2 is equal to dimension of V1 plus V2 plus डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। ये डायमेंशन के लिए फार्मूला लिया गया है। अब यहाँ पर जो है डायमेंशन के लिए ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। ये थ्योरम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि 11वीं क्लास में फार्मूला होता है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। उसी तरह से डायमेंशन के लिए भी फार्मूला तैयार किया गया है ये। अब यहाँ पर V1 और V2 मेरे 2 सब स्पेस हैं और मुझे प्रूफ करके दिखाना है डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। अब इसका प्रूफ करने के लिए अब हम ये तरीका अपनाएंगे, इस फार्मूले को ट्रू मान लेते हैं कि फार्मूला जो है वो ट्रू है।
और डायमेंशन निकालने जा रहे हैं तो हमें बेसिस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट उपस्थित होते हैं वो उसका डायमेंशन कहलाती है। अब बात अगर की जाए डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 की, तो मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करूँगा, मैं V1 इंटरसेक्शन V2 की डायमेंशन मान करके चलूँगा, यानी कि उसका बेसिस ले करके चलूँगा। V1 का बेसिस मान करके चलूँगा, V2 का बेसिस मान करके चलूँगा। V1 का बेसिस मान करके चलूँगा, V2 का बेसिस मान करके चलूँगा, V1 प्लस V2 का बेसिस मान करके चलूँगा, इंटरसेक्शन का बेसिस मान करके चलूँगा। और फार्मूले में जब वैल्यू रखूँगा तो मुझे डायमेंशन मिल जाएगी V1 प्लस V2 की, है ना। तो V1 प्लस V2 की जब मुझे डायमेंशन मिल जाएगी तो मैं उसका जो एक सेट तैयार करूँगा और मैं सिद्ध करके दिखाऊँगा, क्या नाम की, उसमें एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जितना कि मेरा फार्मूला रिजल्ट देगा। तो फार्मूले से जो नंबर निकल कर आएगा, यानी कि V1 प्लस V2 की जो डायमेंशन निकल कर आएगी, उतने ही सेट का अगर आप वेक्टर लेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि फार्मूला जो है बिल्कुल सही है। अब ऐसे मान लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं V1 इंटरसेक्शन V2 की। अब V1 इंटरसेक्शन V2 जो है वो V1 का भी सबसेट होता है, V2 का भी सबसेट होता है। तो यानी कि V1 इंटरसेक्शन V2 में जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको V1 में भी डालने पड़ेंगे और V2 में भी डालने पड़ेंगे, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी डालने पड़ेंगे। अब इस तरह से लेते हैं और एलिमेंट की नोटेशन जरा थोड़ी सी अलग अलग दे देंगे, जिससे कि हमें ये पहचान पड़ सके कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कहाँ से आ रहा है। ये एलिमेंट की पहचान जिससे हमें पड़ जाएगी। अब प्रूफ के लिए ले लेते हैं लेट, एक सेट कंसीडर करिएगा, इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ V1 V2 डॉट डॉट VK इज बेसिस ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। अब V1 इंटरसेक्शन V2 का जो बेसिस लिया गया है वो लिया गया है V1 V2 डॉट डॉट VK। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे K हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी डायमेंशन तैयार हो जाती है। डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू K। अब हमारा फंडामेंटल बनता है कि हमें V1 का बेसिस चाहिए, V2 का बेसिस चाहिए। अब हम सेट थ्योरी अप्लाई करते हैं, क्योंकि V1 इंटरसेक्शन V2 सबसेट ऑफ V1 एंड V1 इंटरसेक्शन V2 सबसेट ऑफ V2। अब जो V1 है वो भी इंटरसेक्शन जो है वो V1 का सबसेट है, और जो V2 का भी सबसेट है। तो यानी कि जब V1 और V2 का बेसिस तैयार करने जाएंगे तो आपको ये एलिमेंट कंसीडर करने ही पड़ेंगे। तो यानी कि V1 V2 डॉट डॉट VK तक तो एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे, और प्लस कुछ एलिमेंट इंट्रोड्यूस और कर दीजिएगा। और इंट्रोड्यूस एलिमेंट आप इस तरह से करेंगे कि ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट की नोटेशन अलग अलग करके देना, जिससे कि ये पहचान पड़ सके कि कौन सा V1 से आया है, कौन सा V2 से आया है। अब ऐसे मान लेते हैं लेट, अब एक सेट लेना है, उसमें V1 V2 डॉट डॉट VK डाल दीजिएगा। ये एलिमेंट तो मैंने इंटरसेक्शन वाले उठा लिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ इसमें, α1 α2 डॉट डॉट, मान लीजिएगा α1 αm इज बेसिस ऑफ V1। ये V1 का बेसिस तैयार हो जाता है। K एलिमेंट इधर है, M एलिमेंट इधर है, तो टोटल मेरा बन जाता है डायमेंशन ऑफ V1 इज इक्वल टू K प्लस M। ये V1 की डायमेंशन तैयार हो जाती है। अब V2 को पकड़िएगा, लेट V1 V2 डॉट डॉट VK। ये एलिमेंट में इंटरसेक्शन के पहले ही उठा चुका हूँ। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इसमें नए एलिमेंट। सपोज करिएगा उनका रिप्रेजेंटेशन मैं बीटा से दे देता हूँ, β1 β2 डॉट डॉट βn इज बेसिस ऑफ V2। ये V2 का बेसिस हो जाता है। तो डायमेंशन ऑफ V2 इज इक्वल टू मिल जाता है आपको K प्लस N। अब यहाँ पर जो आपने लेट करा है उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों की डायमेंशन मिल चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। अब V1 की डायरेक्शन आप जब देखेंगे तो K प्लस M आएगा, यहाँ K प्लस N आएगा। ये हो गया डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2 और प्लस इसकी डायमेंशन है आपकी K। अब एक K आपका कट जाता है। इस तरह से आपको V1 प्लस V2 की डायमेंशन मिल जाती है। डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू K प्लस M प्लस N।
अब यहाँ पर v1 प्लस v2 की डायमेंशन मिल चुकी है। अब जब v1 प्लस v2 की डायमेंशन मिल चुकी है तो अगर फार्मूला आपका सही कह रहा है तो जब आप डायमेंशन ऑफ v1 प्लस v2 निकालेंगे तो वो k प्लस m प्लस n होना चाहिए। तो अब आपको एक ऐसा सेट तैयार करना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स k प्लस m प्लस n होने चाहिए और वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वो v1 प्लस v2 का बेसिस होना चाहिए। अब बेसिस के लिए दो डेफिनेशन होती हैं, एक ls इजिकल टू होती है और एक सेट ऑफ li वेक्टर्स होता है। अब मैं एक सेट लेता हूँ k प्लस m प्लस n वेक्टर्स का। k वेक्टर्स मेरे ये हैं, m वेक्टर्स मेरे ये हैं और n वेक्टर्स मेरे ये हैं। इन सबको मिला करके मैं एक नया सेट जो है तैयार करने वाला हूँ जिसे मैं बेसिस प्रूफ करके दिखाऊंगा। बी कंसिडर द सेट S इक्वल टू, एक तो ये ले लेता हूँ मैं v1 डॉट डॉट vk अल्फा 1 डॉट डॉट अल्फा m बीटा 1 डॉट डॉट बीटा n। ये मेरा सेट ले लिया है। k वेक्टर्स इधर आ गए हैं, m वेक्टर्स इधर आ गए, n वेक्टर्स इधर आ गए हैं, तो टोटल वेक्टर बन जाते हैं मेरे k प्लस m प्लस n। तो मेरे टोटल वेक्टर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये बेसिस है। we will prove that S is basis of v1 प्लस v2। अब पीछे वाली एक्सरसाइज में हम सीख ही चुके हैं कि बेसिस किस प्रकार से प्रूव होता है। तो बेसिस के लिए दो डेफिनेशन के दो पार्ट होते हैं। अब सबसे पहले मैं एलएस की तैयारी करता हूं। अब मैं डालता हूं फर्स्ट पॉइंट, we will prove that ls is equal to v1 प्लस v2। अब मैं दिखाने वाला हूं कि ls जो है वो v1 प्लस v2 होगा, यानी कि s वाले सेट के एलिमेंट्स का अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करता हूं तो यहाँ पर मुझे जो एलिमेंट मिलेगा वो v1 प्लस v2 का मिलेगा। और v1 प्लस v2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पता ही है, दो वेक्टर सब स्पेस का सम है। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे जो v1 और v2 सेट के एलिमेंट को प्लस करके आए होंगे। तो अब देखिएगा मैं ls की तैयारी करता हूँ। s मेरे पास एक सेट है, अब इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करने वाला हूँ। ये है कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन। कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन। या इसमें से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ls इजिकल टू लेकर के चलेंगे तो ls इजिकल टू, तो ये ls इजिकल टू तो ये हो जाएगा। आप इसमें चेंज इस तरह से कर दीजिएगा। अब दो पार्ट में हम पहले थ्योरम कर रहे थे, जो क्वेश्चन कर रहे थे वो दो पार्ट में हो रहा था। अब दो पार्ट में करने से लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ li से काम चलाएंगे। फॉर दिस वी विल प्रूव दैट S is set of li vectors। अब हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि जो हमारा सेट S है वो सेट ऑफ li वेक्टर्स होगा। इसके लिए आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करिएगा। कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आपके सेट S में तीन तरह के वेक्टर चल रहे हैं, एक बी वाले हैं, एक अल्फा वाले हैं, एक बीटा वाले हैं। तीनों के लिए फील्ड का एलिमेंट अलग अलग लेकर जाइएगा। ये ऐसे डाल देते हैं समेशन, यहाँ i इक्वल टू 1 to k हो जाता है और यहाँ डाल देते हैं a i b k। ये a1 b1 प्लस a2 b2 हो जाते हैं। अब इनके लिए मैं b यूज कर लेता हूँ, समेशन i इक्वल टू 1 to k और यहाँ हो जाता है बी आई अल्फा आई प्लस समेशन तीसरे के लिए मैं डाल देता हूँ i इक्वल टू 1 to k सी आई बीटा आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि एल आई वैक्टर्स के लिए राइट हैंड साइड में 0 लेना होता है। अब जितने भी फील्ड के एलिमेंट आए हैं वो स्मॉल ए वाले हैं, स्मॉल बी वाले हैं, स्मॉल सी वाले हैं। तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। अब यहाँ से एलिमेंट है, एक टर्म को उठा करके आप दूसरी तरफ ले जाइएगा, इसे सी वाली को।
ये हो जाता है समीशन आई इक्वल टू 1 टू के ए आई बी के प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 टू के बी आई एल्फा आई इक्वल टू माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 टू के सी आई बीटा आई। अब यहाँ पर देखिएगा एल्फा आई वाले हो गए हैं, बीटा आई वाले हो गए हैं। अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो रही है। अब यहाँ से देखने चलते हैं। LHS है, यहाँ देखिएगा AIBK है, तो ये जो एलिमेंट आए हैं वो B1 इंटरसेक्शन B2 से आए हैं, और ये वाले जो एलिमेंट आए हैं ये एल्फा आई वाले हैं, तो ये आए हैं मेरे B1 से, और दूसरे वाले जो बीटा वाले हैं मेरे एलिमेंट B2 से आए हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन इधर B और एल्फा वाले हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन चुका है इस बेसिस का, इस बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो ये B वाले भी हैं और एल्फा वाले हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स करेगी B1 को, क्योंकि LHS बिलोंग्स टू B1 एंड RHS बिलोंग्स टू LHS वाला पार्ट है, इसमें आपने ये सेट यूज करा है, तो ये एलिमेंट B1 का बनेगा, और RHS में बीटा वाले हैं, बीटा वाले पड़े हुए हैं आपके B2 में, तो ये जो एलिमेंट देंगे वो वेक्टर सब स्पेस B2 का देंगे। RHS बिलोंग्स टू B2 है। अब LHS B1 को बिलोंग्स कर रही है और RHS जो है B2 को बिलोंग्स कर रही है, लेकिन दोनों के बीच में लग रहा है इक्वल, तो B1 और B2 इक्वल है, तो यानी कि LHS इज टू इम्प्लाइज, आप ये कह सकते हैं इज टू इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2। और जब दोनों इक्वल हैं, पहला सेट B1 को बिलोंग्स कर रहा है, दूसरा सेट जो है B2 को बिलोंग्स कर रहा है, तो आप कह सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर हैं जो इंटरसेक्शन को बिलोंग्स करेंगे। अब मैं यहाँ इंटरसेक्शन में पहुँच जाता हूँ। इस टू इम्प्लाइज RHS बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2। अब RHS की वैल्यू ये है, इस टू इम्प्लाइज माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 टू के सी आई बीटा आई बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2। अब ये जो मेरी RHS है वो B1 इंटरसेक्शन B2 को बिलोंग्स कर रही है, तो जब B1 इंटरसेक्शन B2 को बिलोंग्स कर रही है तो B1 इंटरसेक्शन B2 का मेरा बेसिस तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अब कोई भी अपना एलिमेंट अगर वेक्टर स्पेस का है तो वो अपने बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से तैयार हो सकता है। अब मैं नए तरह का एलिमेंट यहाँ D डालने जा रहा हूँ, यहाँ से मिल जाता है मुझे, ये लिख देता हूँ मैं, अब मैं एलिमेंट तैयार करने वाला हूँ B1 इंटरसेक्शन B2 का। अब इसका बेसिस लेकर के मैं कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ। इस टू इम्प्लाई माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू के सी आई बीटा आई इक्वल टू, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ मैं। यहाँ से मिल जाता है मुझे, कोई नया नंबर डालता हूँ फिर का, समेशन आई इक्वल टू 1 टू, और ये नंबर्स मेरे के हैं, और यहाँ डाल देता हूँ मैं DI और यहाँ BI डाल देता हूँ, DI और BI डाल देता हूँ। अब इतनी लाइन में मिटाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे बार बार बेसिस दिखाना पड़ेगा। इतना पार्ट आप थ्योरम का अलग करके रखिएगा क्योंकि मुझे बेसिस बार बार पढ़वाना पड़ेगा कौन किसका बेसिस है। अब इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज ये हो जाता है समीशन आई इक्वल टू 1 टू के हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सी आई बीटा आई प्लस DI BI इक्वल टू 0। अब यहाँ एलिमेंट देखिएगा कौन कौन से आ गए हैं, बीटा आई वाले आ गए हैं, BI वाले आ गए हैं, ये बीटा वाले एलिमेंट पड़े हुए हैं और ये B वाले एलिमेंट पड़े हुए हैं, और ये बेसिस है B2 का, और बेसिस होता है सेट ऑफ LI वेक्टर्स, और LI वेक्टर्स के लिए जरूरी होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तब आएगा जब फील्ड के सारे एलिमेंट जो है 0 होने चाहिए। अब यहाँ से इस टू इम्प्लाइज में हम डाल देंगे, यहाँ कांस्टेंट देख लीजिएगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू डॉट डॉट CK इक्वल टू D1, और ये सारे एलिमेंट जो है वो 0 में चले जाएंगे। यहाँ पर BI वाले आए थे K,
BCI, यह नोटेशन में थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की नोटेशन चेंज कर दीजिएगा। यहाँ B के वाले थे तो यहाँ K तक जा रहा था, और यहाँ नोटेशन में D1 वाले थे तो ये B1 वाले हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट B1 इनके नंबर 1 से M तक है। ये नंबर की नोटेशन मेरे से चेंज हो गई है। और ये बीटा वाले हैं, बीटा वाले N तक है। ये नोटेशन में सही कर देता हूँ, M N, ये यहाँ N, और यहाँ N। अब दो नोटेशन यहाँ बना देता हूँ, 1 to N प्लस समेशन I इक्वल टू 1 to K DI बीटा इज इक्वल टू 0। नोटेशन चेंज कर दी है। अब C1 C2 डॉट डॉट Cn तक है, और इधर है D1 D2 डॉट डॉट DK इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने वाले जितने भी फील्ड के एलिमेंट होंगे इन सबको 0 होना जरूरी है, बिकॉज B2 जो है बेसिस है। ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि B2 इज बेसिस, सो इट इज सेट ऑफ Li वेक्टर्स। अभी Li वेक्टर का सेट है तो फील्ड के जितने भी एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा C वाले D वाले जो है सारे के सारे 0 में जा चुके हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बदल देते हैं। अब ये C वाले जितने एलिमेंट हैं C1 C2 डॉट डॉट Cn ये सारे के सारे 0 हो चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में आ जाइएगा, बाई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से आपको मिलता है I इक्वल टू 1 to K AI BK प्लस समेशन I इक्वल टू 1 to M BI अल्फा I इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर एलिमेंट कौन से हैं, B वाले हैं और अल्फा वाले हैं। अब B वाले एलिमेंट और अल्फा वाले जो एलिमेंट हैं वो बेसिस बना रहे हैं किसका, B1 का। अब B1 अगर बेसिस है तो ये फिर सेट ऑफ Li वेक्टर्स होगा, तो इसलिए इसमें ज़रूरी है कि फील्ड के मल्टीप्लाई करने वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब यहाँ से मिल जाता है इस टू इम्प्लाई A1 इज इक्वल टू A2 डॉट डॉट AK इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B2 डॉट डॉट BM इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम अपना रीजन भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर थ्योरम का हमारा लास्ट पार्ट जो है वो आ चुका है। ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि B1 इज बेसिस, सो इट इज सेट ऑफ Li वेक्टर्स। सारे एलिमेंट 0 आ गए। इस प्रकार से देखा आपने, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 तैयार करी थी, तो उसमें एलिमेंट मैंने फील्ड के स्मॉल ए वाले लिए, स्मॉल बी वाले लिए, स्मॉल सी वाले लिए। स्मॉल ए वाले सारे 0 हैं, स्मॉल बी वाले सारे 0 हैं, और स्मॉल सी वाले सारे 0 हैं। तो आपकी जो सबसे पहली इक्वेशन है उसमें 0 तब आ रहा है जब फील्ड के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, और जब फील्ड के मल्टीप्लाई करने वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वो हमारा सेट ऑफ Li वेक्टर्स हो जाता है। Li वेक्टर्स करना ही काफ़ी हो जाता है ये दिखाने के लिए कि इट इज़ द बेसिस। अब ये कह सकते हैं, सो A1 इज इक्वल टू A2 डॉट डॉट AK इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B2 डॉट डॉट BM इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C2 डॉट डॉट CN इज इक्वल टू 0। जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 0 हैं। तो बाई इक्वेशन 1 इज टू इम्प्लाई S इज सेट ऑफ Li वेक्टर्स। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि S जो है हमारा सेट है Li वेक्टर्स का। अब Li वेक्टर्स का सेट है तो इस तरह से S बेसिस बन जाता है। इज टू इम्प्लाई S इज बेसिस ऑफ B1 प्लस B2 इज टू इम्प्लाई डायमेंशन ऑफ B1 प्लस B2 इज इक्वल टू बन जाती है K प्लस M और प्लस N। और इस प्रकार से हम सिद्ध कर देते हैं कि B1 प्लस B2 की जो डायमेंशन होगी वो K प्लस M प्लस N के इक्वल होनी चाहिए, और इस प्रकार से थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। अब ये थ्योरम नंबर 3 है।
थ्योरम नंबर थर्ड जो है वो थ्योरम नंबर सेकंड का ही अगला ही पार्ट है या उसका एक हिस्सा समझिएगा। अब इसमें है डायरेक्ट सम। इफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस DF इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस W1 and W2, then dimension of B is equal to dimension of W1 plus dimension of W2। पीछे चैप्टर नंबर 2 के सबसे लास्ट में डायरेक्ट सम हो चुका है। अब जैसे V W1 और W2 दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम है तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा, और W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा उसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, ओनली नल वेक्टर। तो अगर पीछे वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीछे वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे थे जो इससे लास्ट वाली थ्योरम थी उसमें था डायमेंशन ऑफ V1 डायमेंशन ऑफ V2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 यूनियन V2 प्लस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। इस तरह से फार्मूला था। तो इंटरसेक्शन में जब डायरेक्ट सम होता है तो इसमें ओनली वेक्टर जीरो रहता है, एक ही ओनली वेक्टर जीरो रहेगा, तो उसकी डायमेंशन जो है वो जीरो में चली जाएगी। तो सीधे सीधे डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 इक्वल टू बन जाएगा डायमेंशन ऑफ V1 यूनियन V2, और यूनियन यानी कि उसकी जगह हमारे पास सम आ चुका है। तो यानी कि ये वाली जो थ्योरम है उस वाले थ्योरम का एक छोटा पार्ट है। तो यानी कि थ्योरम नंबर थर्ड को थ्योरम नंबर सेकंड का एक पार्ट समझिएगा। अब हम W1 और W2 का बेसिस लेकर के तैयार करने जा रहे हैं। अब ऐसे मान लीजिएगा लेट S1 इज इक्वल टू α1 α2 डॉट डॉट अल्फा m इज बेसिस ऑफ W1। ये W1 का बेसिस हो गया है, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू आ जाएगा m। अब W2 का बेसिस लीजिएगा, लेट S2 इक्वल टू β1 β2 डॉट डॉट बीटा n इज बेसिस ऑफ W2। तो यहाँ से हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू n। W1 का डायमेंशन आ गई है, W2 की डायमेंशन आ गई है। अब फार्मूला यूज करते हैं, then by given formula तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू ये हो जाएगा m प्लस n। तो V की जो डायमेंशन हो जाएगी, अब फार्मूला ये कहता है कि अगर W1 की डायमेंशन m है और W2 की डायमेंशन n है तो V की जो डायमेंशन हो जाएगी वो m प्लस n हो जाएगी। तो यानी कि मुझे एक सेट कंसीडर करना पड़ेगा और उसमें वेक्टर्स m प्लस n होने चाहिए। तो सारे अल्फा वाले में शामिल कर लूँगा और सारे बीटा वाले में शामिल कर लूँगा। अब ये ले लेते हैं, कंसीडर द सेट S इज इक्वल टू α1 α2 डॉट डॉट अल्फा m β1 β2 डॉट डॉट बीटा n। ये सेट हम ले चुके हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m प्लस n है। अगर फार्मूला सही है तो V की डायमेंशन m प्लस n होनी चाहिए। तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो S मेरा सेट है जिसमें m प्लस n वेक्टर्स हैं, ये सेट ऑफ Li वेक्टर्स होगा। फर्स्ट पॉइंट, we prove that S is set of Li vectors। सबसे पहले हम इसके सेट को Li वेक्टर्स का सेट प्रूव करने जा रहे हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले करके जीरो डाल दीजिएगा। कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot dot am alpha m plus b1 beta 1 plus b2 beta 2 plus dot dot bn beta n is equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। राइट हैंड साइड में 0 है। अगर ये वाकई सेट ऑफ Li वेक्टर्स है तो जितने भी फील्ड के एलिमेंट आपने ए और बी वाले लिए हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं। a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot 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 am alpha m is equal to minus b1 beta 1 plus
B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 Bn बीटा n। अब देखिएगा अल्फा वाले एक तरफ आ चुके हैं और बीटा वाले एक तरफ आ चुके हैं। अब देखिएगा आप कौन सा एलिमेंट है। जब आप अल्फा वाले लेते हैं तो ये S1 वाले सेट के आए हैं, तो ये बेसिस W1 का होगा, ये बेसिस W1 का है। जब इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार होगा तो एलिमेंट W1 का आएगा। राइट हैंड साइड में एलिमेंट S2 से आए हैं जो कि W2 का बेसिस है, तो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट W1 का हो गई और राइट हैंड साइड जो एलिमेंट है वो W2 का हो गई। तो ये W1 का एलिमेंट है और ये एलिमेंट है W2 का। अब ये W1 का एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट है। अब यहाँ से जो है मैं W1 और W2 के एलिमेंट में पहुंच जाता हूँ, फिर मैं उसमें इंटरसेक्शन में पहुंच जाऊंगा। यहाँ से चूंकि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AM अल्फा M बिलोंग्स टू W1 एंड राइट हैंड साइड में B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 Pn बीटा n बिलोंग्स टू W2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो W1 का एलिमेंट है और जो राइट हैंड साइड है वो W2 का एलिमेंट है, लेकिन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इक्वल। तो यानी कि जो एलिमेंट W1 से आया है वही एलिमेंट W2 से आया है, तो दोनों एलिमेंट एक ही हो गए, तो दोनों एलिमेंट इक्वल है। तो अब हम चले जाते हैं इंटरसेक्शन में। इस टू इम्प्लाइज A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AM अल्फा M इज इक्वल टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 Bn बीटा n बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब हम इंटरसेक्शन में आ चुके हैं, लेकिन ये दिया गया है कि B जो है डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, तो इसमें एक ही एलिमेंट ओनली नल वेक्टर ऐसा होगा जो इंटरसेक्शन में रहता है, तो इन दोनों वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। अब डेफिनेशन लेने जा रहे हैं। सिंस B इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 देन, अब ये चैप्टर नंबर 2 की सबसे लास्ट थ्योरम है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। यदि W1 और W2 का डायरेक्ट सम V बन रहा है तो W1 और W2 का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ओनली नल वेक्टर। अब ये जो एलिमेंट है ये दोनों इक्वल है जो कि आपस में, वो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहता है ओनली 0, तो यानी कि ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो इस टू इम्प्लाइज A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AM अल्फा M इज इक्वल टू 0 एंड B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 Bn बीटा n इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 आ चुकी है। अब यहाँ देखिएगा अल्फा वाले हैं, ये वाले वेक्टर हैं, ये बेसिस है और राइट हैंड साइड में 0 है, तो बेसिस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो 0 तभी आ सकता है जब फील्ड के एलिमेंट सारे 0 हो। चूंकि S1 S2 आर बेसिस, सो दे हैव Li वेक्टर्स। तो ये जो है Li वेक्टर्स रखेंगे और Li वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो 0 सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकते हैं कि फील्ड के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ से मिलेगा आपको A1 इज इक्वल टू A2 डॉट 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 AM इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू B2 डॉट 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 Bn इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 से A से मल्टीप्लाई करने वाले भी 0 हैं और B से मल्टीप्लाई करने वाले भी 0 हैं, तब उत्तर 0 आ रहा है। तो ये सेट हो गया, यानी कि जो वेक्टर्स होने चाहिए वो Li होने चाहिए, और ये है मेरे सेट S के वेक्टर्स। दिस प्रूव दैट, ये ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन 1 shows that S is set of Li vectors। इक्वेशन नंबर 1 हमें सीधी करके दिखा देती है कि जो हमारे पास S है वो सेट ऑफ Li वेक्टर्स है। अब सेकंड पॉइंट में ये डाल देते हैं, 2 लाइन और बढ़ा देते हैं, वी प्रूव दैट Ls इज इक्वल टू V। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि Ls इज इक्वल टू V के होगा।
यानी कि V का कोई अगर एलिमेंट है, V का कोई अगर एलिमेंट है तो वो S के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त होगा। और यहाँ पर डायरेक्ट सम की डेफिनेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे ले लेते हैं, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू V इज टू इम्प्लाई अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा V का एलिमेंट लिया है। अब यहाँ से हम ये ऐसे लिख लेते हैं, अब अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे हम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एलिमेंट ऑफ W2। जो अल्फा प्राप्त होगा वो W1 के एलिमेंट और W2 के एलिमेंट से प्राप्त होगा। और ब्रैकेट में लिख देते हैं चूंकि V इक्वल टू W1, नीचे लिख देता हूँ चूंकि V इक्वल टू W1 प्लस W2। अब डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 होती है और एक ये होती है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो नल वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई है। पहली वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई है, यह एलिमेंट ऑफ W1 है, यह एलिमेंट ऑफ W2 है। W2 का जो एलिमेंट बनेगा वो इससे बनेगा S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो इसे ऐसे लिख देंगे, इज टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू LC ऑफ S1 प्लस LC ऑफ S2। इधर लीनियर कॉम्बिनेशन S1 का बड़ा होगा और इधर लीनियर कॉम्बिनेशन S2 का बड़ा होगा। इज टू इम्प्लाई अल्फा, LC में ऐसे डाल देते हैं A1 अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट AM अल्फा M प्लस B1 बीटा 1 प्लस डॉट डॉट BN बीटा M। ये एलिमेंट W1 का बन गया और ये एलिमेंट बन गया W2 का। अगर पूरे को एक व्यू से आप देखेंगे तो इसमें अल्फा वाले भी आ गए हैं, बीटा वाले भी आ गए हैं, तो ये LC बन गया है अब इसका S का। इज टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू LC ऑफ S इज टू इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू LS। अब जो अल्फा एलिमेंट आया था वो V का आया था और वो बन गया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S से। इज टू इम्प्लाइज LS इज इक्वल टू B। अब जो तुम्हारा S है वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर देता है। LS इज इक्वल टू V भी फॉलो हो चुका है और फॉलो हो चुका है कि S जो है सेट ऑफ Li वेक्टर्स है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि S जो है वो हमारा बेसिस है वेक्टर स्पेस BF का, जिसकी डायमेंशन m प्लस n है। और इस प्रकार से थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में 4.5 है। 4.5 में है क्वोशंट स्पेस। जिस तरह से BSc पैटर्न में क्वोशंट ग्रुप होता है उसी तरह से BSc सेकेंड ईयर में क्वोशंट स्पेस चल रहा है। अब क्वोशंट स्पेस देखिएगा किस तरह से डिफाइंड होगा। क्वोशंट स्पेस के लिए हमें कोसेट्स लेने पड़ेंगे। ये डेफिनेशन है, इफ WBN इज सब स्पेस और वेक्टर स्पेस BF का, यानी कि वेक्टर स्पेस आपके पास है, अब उसका कोई सब स्पेस आप W लेते हैं, देन द सेट ऑफ ऑल कोसेट W प्लस अल्फा। अब देखिएगा कैसे लिखा जाता है कोसेट्स। W सेट का नाम लिख दीजिएगा जो कि सब स्पेस है, प्लस उसमें अल्फा डाल दीजिएगा और वो अल्फा जो है वो V से आना चाहिए, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू V। यानी कि सब स्पेस जो आपके पास है उसमें अगर आप V का एलिमेंट ला करके प्लस कर देते हैं तो वो कोसेट्स कहलाएगा। W प्लस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू V इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। और जब ये सेट देखा जाता है तो ये खुद एक वेक्टर स्पेस होता है एंड इज कॉल्ड क्वोशंट स्पेस, और इसे हम क्वोशंट स्पेस के नाम से जानते हैं। यानी कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का आपने एक सब स्पेस तैयार करा, सब स्पेस का नाम आपने W डाला। अब उस W वाला जो सेट है उसमें अगर V का कोई एलिमेंट ला करके ऐड कर देते हैं तो वो कोसेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये कोसेट जहाँ सारे के सारे रहते हैं उस सेट को डिनोट करते हैं V अपॉन W से, और V अपॉन W जो है वेक्टर एडिशन की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है। इस कारण से इसका नाम पड़ जाता है क्वोशंट स्पेस। अब इट इज डिनोटेड बाय, अब देखिएगा प्रदर्शित कैसे होता है। V अपॉन W सेट का नाम हो गया, एलिमेंट का नाम हो गया W प्लस अल्फा, और यहाँ से लिख दिया सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू B। अब जब ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में जो प्रॉपर्टी होती है स्केलर, वेक्टर स्पेस में मेन प्रॉपर्टी दो ही होती है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिएगा किस तरह से डिफाइन करी जा रही है। वेक्टर एडिशन इज इन V अपॉन W इज डिफाइंड एज
अब यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं, देखिएगा एक W प्लस एल्फा लिया और एक W प्लस बीटा लिया, और अल्फा बीटा देखिएगा ये यहाँ से आएंगे 20 आ जाएंगे। अब रिजल्ट देखिएगा क्या बनाया है, W प्लस एल्फा प्लस बीटा। ये ध्यान ये रखना है आपको, W प्लस एल्फा। अब ध्यान आपको ये रखना है W प्लस एल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस एल्फा प्लस बीटा कर देना है। तो एल्फा और बीटा वाले एलिमेंट तो आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन W और W को ऐड करके 2W मत कर देना, क्योंकि कैपिटल W जो है वो सेट का नाम है और सेट W वेक्टर स्पेस है। तो W के एलिमेंट में अगर W के एलिमेंट ही जोड़ देंगे, यानी कि W वाले सेट के एलिमेंट में W वाले सेट के एलिमेंट जोड़ देंगे, तो वेक्टर एडिशन के नियम के अनुसार कोई नया सेट प्राप्त नहीं होगा, वापस W ही प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण से W प्लस W 2W ना होकर के वापस W ऐसा का ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, सेट का नाम है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिएगा कैसे डिनोट करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V अपॉन W इज डिफाइंड एज। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा ए एलिमेंट उठा लिया है, ए एलिमेंट फिर से आया है, और यहाँ से एलिमेंट उठा लिया है W प्लस एल्फा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा ए की मल्टीप्लाई तो एल्फा से हो रही है, एल्फा 20 आया है, लेकिन यहाँ देखिएगा W, यानी कि W में आप फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो W में जब आप फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप W को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो W है वो सब स्पेस है, और सब स्पेस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नियम का पालन करता है। यानी कि W वाले सेट में अगर किसी स्केलर फील्ड से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो कोई नया सेट प्राप्त नहीं होगा, वो सेट आपको ऐसा का ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा, बिकॉज सब स्पेस W इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जहाँ पर कैपिटल लेटर W लिखा जा रहा है तो ये एलिमेंट नहीं है, तो W में आपको ध्यान क्या रखना है, W में अगर W को ऐड करेंगे तो W वापस मिलेगा आपको, और W में अगर फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फील्ड के एलिमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, और W आपको वैसा का वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी है। अब ये डेफिनेशन है हमारी क्वोशंट स्पेस की। अब क्वोशंट स्पेस की डेफिनेशन के बाद इसके बाद इसमें थ्योरम है 4.6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 4.6। ये इसमें है डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस। जो हमने क्वोशंट स्पेस बनाया है इसकी डायमेंशन आ रही है, क्वोशंट स्पेस की डायमेंशन आ रही है, ये है इस तरह से लिख लेते हैं। इफ WB सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B, B क्या क्या FB डाल देता हूं, देन डायमेंशन ऑफ B अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W। अब यह फार्मूला देख लीजिएगा किस तरह से फार्मूला दिया गया है। डायमेंशन ऑफ B अपॉन W इज इक्वल टू बन गया है डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। ये थ्योरम भी डायमेंशन की है, तो ये थ्योरम भी इसी तरह से चलेगी जैसे कि पीछे की थ्योरम चल रही थी। ये यहाँ पर इस समय इस वीडियो में जो 3-4 थ्योरम बताई जा रही हैं डायमेंशन वाले चैप्टर की, आप ये मान करके चलिएगा कि एग्जाम में जो है आपको यहाँ से एक ना एक थ्योरम जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। अब देख लीजिएगा यहाँ पर डायमेंशन ऑफ B अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर मैं दो चीज के बेसिस लेकर के चलूंगा। अब थ्योरम ये इसी तरह से प्रूव होगी, जो फार्मूला है उसको प्रूव करके माना जाएगा प्रूफ। डायमेंशन की थ्योरम है तो अच्छी थ्योरम्स होती है ये। डायमेंशन ऑफ B अपॉन W की डायमेंशन जो है वो डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W है। तो मैं क्या करूँगा, B की डायमेंशन लूँगा और W की डायमेंशन लूँगा, तो माइनस करके जो नंबर मिलेगा वो डायमेंशन में उसको दे दूंगा B अपॉन W को, और फिर मैं उतने ही एलिमेंट लेकर के सेट तैयार करूँगा और प्रूव करके दिखाऊंगा मेरा जो सेट होगा वो सेट ऑफ Li वेक्टर्स होगा। अब ऐसे मान लेते हैं, चलिएगा पहले W को लेते हैं, लेट S इज इक्वल टू इसमें डाल दीजिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m इज बेसिस ऑफ W।
ये मान लिया है मैंने, ये सेट एस मान लिया है। जो सेट एस है वो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एम है और बेसिस किसका है, वो डब्लू का बेसिस है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या मेरी एम हो गई है, तो डायमेंशन आ चुकी है। इस टू इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ डब्लू इज इक्वल टू एम। एम की डायमेंशन आ चुकी है, लेकिन डब्लू क्या है, सब स्पेस है वी एफ का। अब मैं वी की डायमेंशन लेने जा रहा हूँ, लेकिन जो डब्लू में होगा वो ऑटोमेटिकली वी में होगा। तो जब मैं बी का सब स्पेस लेने जाऊंगा तो ये जितने अल्फा वाले हैं ये तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, अब प्लस इसमें कुछ नए एलिमेंट और इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि डब्लू सबसेट होता है बी का, देन लेट, अब एस इक्वल टू ऐसे मान लीजिएगा, एस लिया था अभी आपने, अब ये ले लीजिएगा S1 ले लीजिएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एम। ये आपने डब्लू में जो एलिमेंट बेसिस बना रहे थे वो उठा लिए हैं। अब इसमें थोड़े से और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बड़ा स्पेस तैयार करने जा रहे हैं। और ये बढ़ा दीजिएगा बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा एन इज बेसिस ऑफ बी। डब्लू सबसेट बी का होता है, तो जो डब्लू में होगा वो ऑटोमेटिकली बी में होगा, तो जो डब्लू के बेसिस में होगा वो ऑटोमेटिकली बी के बेसिस में होगा। तो मैंने सारे एलिमेंट उठाए और प्लस थोड़े से और बढ़ा दिए, क्योंकि बी की डायमेंशन जो है वो डब्लू की डायमेंशन से बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर दिया है, बेसिस ऑफ बी हो गया है। तो यहाँ से मिल जाता है इस मुझे, तो इस डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब जो फार्मूला है उस फार्मूले को ट्रू मान लेते हैं। by given formula, dimension of b upon w is equal to dimension of b minus dimension of w। तो यहाँ से हो जाता है m प्लस n माइनस m, m घट जाता है, तो यहाँ से हो जाता है डायमेंशन ऑफ b अपॉन w इज इक्वल टू n। तो अगर फार्मूला मेरा सही है, फार्मूला अगर थ्योरम में जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला अगर बिल्कुल सही बोलता है, तो v अपॉन डब्लू की जो डायमेंशन है वो n होनी चाहिए। अब मैं v अपॉन डब्लू से, v अपॉन डब्लू जो मेरा सेट होता है जिसमें को सेट रहते हैं, उसमें से जाकर के मैं n एलिमेंट्स यानी कि n वेक्टर उठाने वाला हूँ। अब w की इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। डेफिनेशन किस तरह से कही जाएगी, जब आप v अपॉन डब्लू के एलिमेंट लेने जाते हैं तो w प्लस अल्फा होता है, और जो अल्फा एलिमेंट होते हैं वो b से होते हैं। और नंबर कितने डालने हैं, n डालने हैं। तो देखिएगा बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n, ये सारे v के एलिमेंट भी होंगे। तो इनको ऐड करके आप n वेक्टर्स तैयार कर लीजिएगा। जो एलिमेंट लेंगे वो w प्लस अल्फा करके लेंगे। अब एक नया सेट कर लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू n। वी प्रूव दैट s डैश इज इक्वल टू, अब ऐसे डालेंगे w प्लस बीटा 1 w प्लस बीटा 2 डॉट डॉट w प्लस बीटा n इज सेट इज बेसिस ऑफ v अपॉन w। अब हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमारा जो ये सेट S डैश है जिसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे एलिमेंट v अपॉन डब्ल्यू से आए हैं, ये बेसिस बनाएंगे v अपॉन डब्ल्यू का। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो थ्योरम का फार्मूला दिया गया बिल्कुल सच है। अब बेसिस के लिए आपको पता ही है, आपको दो एलिमेंट तैयार करने पड़ते हैं, दो रूल आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। एक रूल तो होता है सेट ऑफ एल वेक्टर्स का और दूसरा होता है LS वाला। फर्स्ट पॉइंट में हम ये डाल देते हैं, प्रूव दैट we will prove that S dash is set of Li vectors। तो जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट में हम ये डालने जा रहे हैं कि जो सेट S डैश है वो Li वेक्टर का सेट है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके जीरो लाइएगा, फील्ड के एलिमेंट लाइएगा। लेट A1 W प्लस बीटा 1 प्लस A2 W प्लस बीटा 2 प्लस डॉट डॉट AN W प्लस बीटा n इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में तैयार कर चुका हूँ और इज इक्वल टू जो है मैं 0 कह चुका हूँ।
अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगने वाला है। जो v अपॉन डब्ल्यू क्वोशंट स्पेस होता है तो राइट हैंड साइड में हम जीरो रखते हैं। जीरो का मतलब शून्य नहीं होता, जीरो का मतलब होता है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और v अपॉन डब्ल्यू का आइडेंटिटी यानी कि नल वेक्टर कोई और नहीं होता, वो खुद w होता है। इजिकल टू आप ये ध्यान रखेंगे, इजिकल टू में यहाँ जीरो ना डाल करके w डालेंगे, जीरो ना लेकर के क्या डालेंगे, w। ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि w इज नल वेक्टर ऑफ v अपॉन w। और इस लाइन में आपके लिए इनके लिए नोट भी लिख देता हूँ, अभी आप गलती से जीरो डाल दें तो जो आपका सेट v अपॉन w क्वोशंट स्पेस होता है उसका नल वेक्टर जो है और कोई नहीं, वो खुद w ही होता है। इस कारण से अब यहाँ पर देख लीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे अप्लाई करी थी, a w प्लस एल्फा करा था तो वो w प्लस a एल्फा बना था। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाते चलिएगा, तो ये w प्लस a1 बीटा 1 प्लस w प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट w प्लस an बीटा n इक्वल टू w। अब यहाँ पर आपने स्केलर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा दी है। अब स्केलर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपने लगा दी है। अब यहाँ इस वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी लगाइएगा, w को जोड़ करके वापस w आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको, इसको इम्प्लाइज w प्लस a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट an बीटा n इक्वल टू w। अब यहाँ से मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर चुका हूँ और वेक्टर एडिशन भी मैं अप्लाई कर चुका हूँ। अब देखिएगा आपकी इक्वेशन आपसे कुछ कहना चाहती है। अब यहाँ पर लेफ्ट में भी कैपिटल W है और राइट में भी जो है कैपिटल W है। लेफ्ट में भी कैपिटल W है, राइट में भी जो है कैपिटल W है। अब W में आपने एक एलिमेंट जोड़ा, ठीक है, W सब स्पेस है, सेट का नाम है W, सब स्पेस का नाम है। अब इस W में आप एक एलिमेंट जोड़ रहे हैं जो ब्रैकेट में रखा हुआ है और वो आंसर W आ रहा है। यानी कि W में आप एक एलिमेंट जोड़ रहे हैं, सेट W में आप एक एलिमेंट जोड़ रहे हैं और सेट वापस आपको W मिल रहा है। तो यानी कि जो एलिमेंट जोड़ा जा रहा है वो कहीं और से नहीं आना चाहिए, वो W से ही आना चाहिए। क्योंकि W सब स्पेस होने के कारण वेक्टर एडिशन के नियम का क्लोजर लॉ का फॉलो करता है। यानी कि W वाले सेट में अगर W का ही कोई एलिमेंट जोड़ा जाएगा तो नया सेट नहीं मिलेगा, आपको W वापस प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि जो एलिमेंट ब्रैकेट में रखा हुआ है ये सेट W को बिलोंग्स करना चाहिए। इसको इम्प्लाइज a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट an बीटा n बिलोंग्स टू W। अब ये जो एलिमेंट आपका आया है, ये एलिमेंट जो है W का आ चुका है। अब सबसे पहली लाइन में देखिएगा, अब इसका यूज करते हैं, इस लाइन का, ये बेसिस है W का। अब ये जो एलिमेंट आया है ये W को बिलोंग्स करता है और सेट का कोई भी एलिमेंट अपने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। अब इस एलिमेंट को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाने वाला हूँ। इसको इम्प्लाइज a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट an बीटा n इज इक्वल टू LC ऑफ S। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S का होगा। इसको इम्प्लाइज a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट an बीटा n इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ उधर से b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट bm अल्फा n। अभी जितने भी वेक्टर है या तो इन्हें इधर ले जाइएगा या इन्हें इधर ले जाइएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। यहाँ से बन जाता है इस टू इम्प्लाई b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट bm अल्फा m प्लस माइनस a1 बीटा 1 प्लस माइनस a2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट माइनस an बीटा n इज इक्वल टू 0। जब सारे एलिमेंट आ जाएंगे इधर की तरफ तो राइट हैंड साइड में रह जाएगा 0। अब यहाँ पर एलिमेंट देखिएगा अल्फा वाले हैं और बीटा वाले हैं। ये एलिमेंट अल्फा वाले पड़े हुए हैं, ये बीटा वाले पड़े हुए हैं, ये S1 में पड़े हुए हैं और ये बेसिस है B का। यानी कि अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास है वो लीनियर कॉम्बिनेशन S1 का आ चुका है, लेकिन S1 बेसिस है।
तो वो सेट ऑफ LI वेक्टर्स हुआ, और LI वेक्टर्स के सेट का जीरो आंसर तभी आ सकता है जब मल्टीप्लाई करने वाले सारे जीरो होने चाहिए। तो जितने भी A वाले हैं और जितने भी B वाले हैं वो सारे के सारे जीरो में चले जाएंगे। अब ऐसे लिख देते हैं, चूंकि S1 इज सेट ऑफ LI वेक्टर्स, देन B1 is equal to B2 dot dot Bm is equal to A1 is equal to A2 dot dot Am is equal to 0। अब जितने भी फील्ड के एलिमेंट थे वो सारे के सारे जीरो आ गए हैं। अब इन एलिमेंट की वैल्यू देखिएगा और शुरुआत देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 से कहाँ से हुई थी। आपने इक्वेशन नंबर 1 में जब आइडेंटिटी यानी कि नल वेक्टर बनाया था तो आपने फील्ड के एलिमेंट A1 A2 An मल्टीप्लाई करे थे, और जब उसे जीरो यानी कि नल वेक्टर लेकर के चले तो आपका रिजल्ट आ रहा है फील्ड के मल्टीप्लाई करने वाले एलिमेंट सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो इक्वेशन नंबर ऑफ से 1 ये कहती है कि जो सेट आपका S डैश है वो सेट ऑफ LI वेक्टर्स है। तो बाय इक्वेशन 1 या ऐसे कह सकते हैं दैट इक्वेशन 1 gives that S1 सॉरी सेट का नाम S डैश है, S डैश इज सेट ऑफ LI वेक्टर्स, यानी कि जो सेट आपके पास S डैश होना चाहिए वो LI वेक्टर्स का होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से एक डेफिनेशन तो हम फॉलो कर चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट लेने चलते हैं। We will prove that S dash is equal to B upon W। अब हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि S डैश का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे जो एलिमेंट मिलेगा वो B अपॉन W का एलिमेंट मिलेगा। अब B अपॉन W का एलिमेंट मिलेगा। अब B अपॉन W के एलिमेंट के लिए मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा B अपॉन W से। अब V अपॉन W से जो एलिमेंट आता है वो W प्लस एल्फा का रूट होता है। अब ऐसे लिख लेते हैं, और एल्फा बिलोंग्स टू B इज टू इम्प्लाइज W प्लस एल्फा बिलोंग्स टू V अपॉन W। अगर एल्फा में एलिमेंट B का लेता हूँ तो W जो एलिमेंट मिलेगा W प्लस एल्फा एलिमेंट जो मिलेगा मुझे B अपॉन W का मिलेगा। अब इस एलिमेंट को लेकर के चलता हूँ मैं, चूँकि W प्लस एल्फा इक्वल टू W प्लस, अब देखिएगा एल्फा कहाँ से आया है। अब यहाँ से देख लीजिएगा एल्फा जो है वो कहाँ से आया है। अब एल्फा आया है B से। अब यहाँ देख लीजिएगा B में B का LS लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करिएगा। यहाँ से A और B आ चुके हैं, नए स्केलर C B करके लिएगा तो ये हो जाएगा C1 एल्फा 1 प्लस डॉट डॉट CM एल्फा M प्लस D1 बीटा 1 प्लस डॉट डॉट DN बीटा। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन फॉलो कर दिया कि एल्फा B का एलिमेंट था तो B का एलिमेंट S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन डाल दिया है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है, ये जो एलिमेंट है C1 एल्फा 1 प्लस डॉट डॉट CM एल्फा 1 ये इनसे प्राप्त हो रहा है, और ये बेसिस है W का, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो W को बिलोंग्स करेगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि C1 एल्फा 1 प्लस डॉट डॉट CM एल्फा M बिलोंग्स टू W, ब्रैकेट में लिख देते हैं चूंकि S इज बेसिस ऑफ W। अब ये जो एलिमेंट है वो W का है, ये एलिमेंट बेटा W का है, और यहाँ सेट का नाम W है, और W जो है वेक्टर एडिशन में क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। तो सेट W में अगर W का एलिमेंट जोड़ेंगे तो कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा, वही W आपको वापस प्राप्त हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इज टू इम्प्लाइज W प्लस एल्फा इज इक्वल टू W प्लस D1 बीटा 1 प्लस डॉट डॉट DN बीटा n। अब जो स्केलर मल्टीप्लाई का रूल था, स्केलर मल्टीप्लाई का रूल जो है पहले वेक्टर एडिशन का रूल है, उसे मैं वेक्टर एडिशन के रूल को जरा उल्टा करके लगा रहा हूँ। अब आप ऐसे लिखिएगा इसे W प्लस D1 बीटा 1 प्लस डॉट डॉट W प्लस DN बीटा n।
अब देखिएगा W को आप कितनी बार भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन के अनुसार सेट W में जब सेट W को ही ऐड करा जाएगा तो कोई नया सेट नहीं मिलेगा, आपको W वापस प्राप्त हो जाएगा। आपने वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो उसे उल्टा लगा दिया है आपने। अब सारे W अलग अलग हो चुके हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग अलग लेकर जाइएगा। इस इम्प्लाई ये हो जाता है D1 W प्लस बीटा 1 प्लस डॉट 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 DN और W प्लस बीटा N, ये हो जाता है। अब यहाँ से ये हो जाता है इस टू इम्प्लाई W प्लस अल्फा, इस टू इम्प्लाई W प्लस अल्फा, इस टू इम्प्लाई W प्लस अल्फा। अब देखिएगा W प्लस बीटा 1 और डॉट डॉट W प्लस बीटा N, ये एलिमेंट आपके S डैश से आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इक्वल टू हो गया LC ऑफ S डैश। इस टू इम्प्लाइज W प्लस अल्फा belongs to LS dash, is to implies। अब W प्लस अल्फा B अपॉन W से आया था, तो B अपॉन W इज इक्वल टू LS dash belongs to LS dash। या एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, ये B अपॉन W का एलिमेंट था, B अपॉन W इज इक्वल टू LS dash। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट ये आपको कहता है कि जो S डैश है वो सेट ऑफ Li वेक्टर्स है, और सेकंड पॉइंट आपको कहता है LS डैश इज इक्वल टू B अपॉन W है। तो यानी कि S डैश जो सेट है वो B अपॉन W का बेसिस है, और इसमें एलिमेंट की संख्या एग्जैक्टली n है। तो यानी कि प्रूफ हो जाता है कि B अपॉन W की जो डायमेंशन होगी वो n होगी, जो फार्मूले से प्राप्त हुई है, अर्थात जो फार्मूला हमें थ्योरम में दिया गया था वो फार्मूला बिल्कुल सही है।